नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसी हैं अंजू संजय जी? जी, बहुत दिन बाद मैं आपने मुझे मौका दिया आने का और उसके लिए बहुत अब मैं बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ और नहीं बोलूंगी कि मैंने बहुत दिन बाद आपको मौका दिया, आपने बहुत दिन बाद मेरे लिए समय निकाला। थोड़ी व्यस्तता मैं हो गई थी, नथिंग एल्स। बोलिए, कैसी हैं मैं आप? ये मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ठाक हूँ सर। और मैं आपसे यही समझना चाह रही थी कि ये जो शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन तथा कथित किसान बैठे हुए हैं आंदोलन पर, इनकी बातचीत चल रही है सरकार के साथ। लेकिन पिछले कल जो बातचीत हुई है 3 मंत्रियों के साथ, उस बैठक में भगवंत मान क्या कर रहे थे? देखिए अंजू जी, हम चर्चा करते हैं कथाकथित किसान आंदोलन की। तो देखिए, कोई भी आंदोलन करना उसके लिए नियति और नियत दोनों बहुत साफ होनी चाहिए। तो इन हम्म। किसान जो कथाकथित किसान हैं, इनकी न नियत सही है न नीति सही है। तो नियत इसलिए सही नहीं है कि ये आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनको किसानों के बारे में सोचना, किसानों के हित के बारे में चर्चा करनी है, किसानों के लिए कुछ करना है। ये इस इनकी नियत ये है कि किसी तरह मोदी की इमेज को कम किया जा सके। जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके बाद से जो इमेज बदली है, और जो एक जो उनका जो एक इमेज में इजाफा हुआ है, उसको कैसे धूमिल किया जा सके। तो ये इनकी एक नियत है। और नियति ये है कि नियति इतनी बुरी है कि इनको खालिस्तान चाहिए, भारत से हम्म। अलग राज्य चाहिए, पाकिस्तान के साथ एक गठबंधन चाहिए। तो इस तरह की इनकी नियति है। तो नियत और नियति में जो दोनों में अगर विरोधाभास होंगे तो इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। अब आप क्या आते हैं मुख्य प्रश्न पे जो आपने पूछा थी कि ऐसा है कि ये आंदोलन के जो 10 सूची इन्होंने पहले थमाई है, उस पर बड़ा आश्चर्यजनक लग जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा देश का इकोनॉमी इनके हाथ में रख दिया जाए। हमारी इकोनॉमी 45 लाख करोड़ की, हर इनके हिसाब से अगर चला जाए तो तकरीबन 20 लाख करोड़ तो इनके पास चल जाएंगे, बाकी लोग काम करना धाम करना छोड़ दें। अब आते हम्म। हैं कि भाई इनकी मांगे क्या। देखिए, मांगे एमएसपी की है, ठीक है, लेकिन एमएसपी का कानून का दर्जा मिल सकता है, लेकिन उसको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम सुबह उठे और शाम को बोले और हो जाएगा। हम्म। टाइमिंग की बहुत इसमें प्रश्न उठते हैं। टाइमिंग का पे उठ रहे हैं कि भाई अभी क्यों। ये सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो 2 महीने से नोटिस दिया था। सबको पता है पार्लियामेंट सेशन में कोई कानून बनता है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, पारित होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसके बाद फाइनल रूप उसका रूप रेखा तैयार की जाती है। और अभी इस समय गवर्नमेंट के पास इतना समय नहीं है कि वो रूपरेखा तैयार कर से। नंबर वन। नंबर टू, जब ये बोलते हैं कि हमारी एमएसपी की चर्चा कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट आपका लूंगा, जी क्योंकि बिल्कुल। बहुत जानना जरूरी है दर्शकों का और आपके व्यूअर्स का कि ये है क्या और एमएसपी का नाटक जो चल रहा है वो क्या है। देखिए, एमएसपी की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे जो फूड ग्रेन्स है, जो पूरे उपज होती है वो 40 लाख करोड़ की होती है। उसमें जो एमएसपी वाले जो खाद्यान्न है वो तकरीबन 10 लाख करोड़ के हैं। आउट ऑफ विच सिर्फ 6.25% जो खरीदारी होती है एमएसपी पे होती है, बाकी सब ऐसे ही होती है। और 96% किसान जो पंजाब के, उनकी खरीदारी जो होती है वो एमएसपी पे होता। सिर्फ 4% वाले पंजाब के नहीं होती। अब समझ लीजिए कि तकरीबन 94% देश की जनता जो किसान है उनकी खरीदारी नहीं होती है और वो एमएसपी पे नहीं लाभ नहीं उठा सकते। अगर इनको इनकी बातों को मान लिया जाए तो सीधा सीधा तो ये 10 लाख करोड़ का तो ये हो गया, नंबर वन। नंबर टू, ये बोलते हैं मुझे पेंशन दे दीजिए, यानी 10,000 रुपया महीना, और सालाना हो गया तकरीबन 1,20,000। इसके हिसाब से अगर पूरा बजट बनाते हैं तो तकरीबन 6 लाख करोड़ का बजट बनता है। ये हो गया इनका। उसके बाद बोलते हैं कर्ज माफी। देखिए, ऐसा 2008 में भी एक कर्ज माफी हुआ था। उस समय छोटे और मध्यम जो किसान थे। किसान थे उनका कर्ज माफ किया गया था। तकरीबन 68,000 करोड़ रुपीज का कर्ज माफी था। आज उसकी अगर परसेंटेज तुलना की जाए तो 60% बढ़ चुका है। वो हो गया है 21 लाख करोड़। अगर मान लीजिए कि अगर 21 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएगा। देखिए, आप मांगे रख सकते हैं, आपकी मांग कुछ भी हो सकती है। अब बताइए, मांग रख रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ से मुझे, आप हम्म। इंटरनेशनल बिजनेस में क्यों जा रहे हो, आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग में क्यों जाना। आपकी मुख्य समस्या है एमएसपी, उस पर एमएसपी। चर्चा कीजिए, सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि एमएसपी कानून का रूप में दे दे। नहीं, उसके आगे एक और जा रहे हैं, बोले आपको खरीदना पड़ेगा। हाँ। ये समझ रहे कितना चीजें, मतलब ब्लैकमेलिंग किस तरह से चल रही है। और एक ही प्रदेश के किसानों को क्यों तकलीफ है, देश के बाकी बिल्कुल। किसानों को क्यों नहीं तकलीफ है। तो इसके पीछे एजेंडा बहुत साफ है। ये कांग्रेस के कुछ नेता है, मंगत नाम के एक प्रवक्ता भी हुआ है, कांग्रेस के बड़े नेता है, उनकी फोटो आप सारे कांग्रेसियों के साथ देखेंगे, चाहे 24 दिसंबर हो, चाहे 27 दिसंबर हो, कांग्रेस नेताओं के साथ, इवन तो राहुल गांधी साहब के साथ उनकी फोटो। ये पूरा षड्यंत्र के तहत चलाया जा रहा है, क्योंकि न्याय यात्रा
तो आय यात्रा थी वो हो गई फेल। तो अब उसकी जगह किया जाए, तो अब तो कुछ बचा नहीं करने के लिए मोदी जी के सामने, तो इन्होंने एक झूठा, एक तरह से प्रोपोगेंडिस्ट, एक तरह से स्पॉन्सर्ड किसान आंदोलन एक चालू किया है, जिसमें सारे कथाकथित, जो किसान तो कोई है नहीं इसमें, कथाकथित बिल्कुल। लेफ्टिस्ट हैं, कथाकथित खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, जो इस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, इस चीज को भड़का रहे हैं। और आम किसान जो हमारा वो खेती कर रहा है, खेती से उसको फुर्सत नहीं मिल रही है, ये आंदोलन कहाँ से करेगा। पर जैसे आपने टाइमिंग की बात की ना संजय जी, तो टाइमिंग वाकई बड़ी अजीब है कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर आपको मौजूदा सरकार से शिकायत है तो भाई आप दूसरी सरकार चुन लीजिए ना, आपके पास वोट का अधिकार है। आप इलेक्शन से 2 महीने पहले ये धरना प्रदर्शन करते हैं और सिर्फ पंजाब के किसान ही आते हैं। पंजाब की सरकार, भगवंत मान सरकार, उनको रोकती नहीं है, उनको तो आकर हरियाणा के बॉर्डर पर रोका गया है। तो मैंने आपसे शुरुआत में यही सवाल किया था कि ये सब तो चल रहा है लगातार, लेकिन जो बैठक हुई है मंत्रियों के साथ इन किसान तथा कथित किसानों की, उसमें भगवंत मान का क्या रोल था, जबकि वही तो उकसाकर इनको दिल्ली भेज रहे हैं। सबको दिख रहा है कि केजरीवाल और भगवंत मान की क्या भूमिका है इस पूरे आंदोलन में। देखिए, केजरीवाल जी को तो मैं ज्यादा महत्व इसलिए नहीं देता हूँ कि एक तरह से वो एक एक आम आदमी पार्टी का सर्वो सर्वा है, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत आज के दिन में नहीं। लेकिन अगर भगवत मान की बात करें तो नो डाउट वो पूर्ण स्टेट के एक चीफ मिनिस्टर हैं और उनके पास बहुत सारे अधिकार हैं। आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक देखिए, आप कुछ भी खरीदारी कर सकती है, स्टेट के प्रेरोगेटिव में होता है, वो किसी भी चीज को, किसी भी, चाहे वो टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, या खाद्यान्न का कोई भी चीज हो, किसी भी रेट में खरीद सकती है, उसको अपना अधिकार होता है, उसमें केंद्र सरकार से कोई आज्ञा लेने की उनको जरूरत नहीं है। अगर इनको खरीदारी करनी है, इनकी किसानों को इतनी समस्या है, तो भाई आप खरीद लीजिए, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, हम तो बोलते हैं आप खरीद लीजिए। एक ऐसा मॉडल बनाइए, किसानों का मॉडल जो देशव्यापी हो, जिसको लोग कॉपी करें। हम कहते हैं आप संदेश दीजिए मोदी जी को कि ऐसा मॉडल होना चाहिए। लेकिन हाँ, आप बोल दें और भाग जाए और फिर बोले पैसा नहीं है, ये मॉडल ना बनाए। क्योंकि केजरीवाल का ऐसे रहता है, हम पैसा देंगे फिर केंद्र सरकार मुझे मदद नहीं कर रही, तो वो सब भरगलाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, जमीनी हकीकत हो। अब मैं आता आपके प्रश्न में, जो आपने पूछा भगवत मान क्या कर रहा है, देखिए कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई चीजें हैं। और आपको पता होगा मई 2022 में जो कपास की खेती हुई थी, उसमें किसान जो हमारे पंजाब के किसान थे, उन्होंने आंदोलन किया था, उसमें भीषण लाठीचार्ज किया है, तकरीबन 7 से 8 किसान गायब हो गए, अभी तक मिले नहीं है। तो उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो वहां पे समस्याएं हैं, समस्याएं रहेंगी। तो हो सकता है उस मीटिंग में भगवत मान जी को बुलाया हो केंद्रीय मंत्रियों ने, या जो भी हमारे गणमान्य मंत्री वहां पे गए हैं समझौते के लिए, कि आप भी आइए, क्योंकि आपके स्टेट का प्रोगेटिव है, स्टेट के आपके किसान काफी परेशान है, तो आप भी आकर के मिलिए। लेकिन जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से मीटिंग में बैठ रहे हैं, उसमें बड़ा विरोधाभास है। अगर आपको लगता है कि किसान वाकई परेशान है, तो आपको भी आकर के एक सलाह देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे सारे किसानों को आप एक पैसेज दे दें, सेफ पैसेज दे दें, बोलिए कि जाइए दिल्ली में कूच करिए, दिल्ली में आप आतंकवाद गतिविधियां बढ़ा दीजिए और खालिस्तानी वालों के नारे तेज कर दीजिए। देखिए, ऐसा 13 महीने का जो पिछला किसान आंदोलन हुआ, तो उस पर किसका लाभ हुआ था? हम तो बार बार सारे किसान यूनियनों से पूछते हैं। सरकार ने एक बहुत खूबसूरत कमेटी बनाई थी, इसमें 3 किसान नेताओं को भी जाना चाहिए था। हम 3 किसान नेताओं का नाम तो बता दीजिए। पुष्पेंद्र चौधरी चाहे हो, चाहे सतवीर मलिक हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे जो भी किसान नेता हो, एक किसान नेता ने भी, अंजू जी, अभी तक ये नहीं बता पाए कि किस नेता को उन्होंने 3 आदमियों को भेजा है। आप अपने प्रतिनिधित्व को नहीं भेजेंगे तो क्या सरकार आपके कदमों में आके झुक जाएगी? और मुझे एक चीज से बड़ा ही कुरेज है, मैं बेबाकी से अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। देखिए, आप पत्रकार हैं, तो आप समाचार जीवी हो गए, या इनकी भाषा में बात करें तो समाचार दाता हो गई। मैं अगर कुछ काम कर रहा हूं तो मैं वो दाता हो गया, जो शिक्षा दे रहा हूं शिक्षा दाता हो गया। भैया, अन्नदाता का एहसान कर रहे हो क्या मेरे ऊपर? अन्नदाता, आपने अन्न उगाया तो बेच रहे हो ना, हम खरीद के खा रहे हैं। भाई, इंटरनेशनल मार्केट में अगर गेहूं का रेट 18 रुपए है, यहाँ तो 23 रुपए मिल रहा, हम खरीद के खा रहे हैं 36 रुपए या 37 रुपए या 40 रुपए, अलग अलग थोड़े आगे पीछे रेट हो सकते हैं। हम तो आपसे नहीं बोल रहे क्या मुझे फ्री में दे रहे हो। सिर्फ अन्नदाता हमारे माँ बाप हो सकते हैं, वही मुझे फ्री में खिलाए हैं और इतना बड़ा किए हैं। तो बार बार ये जो प्रोपोगंडा चला जाता है देश में, अन्नदाता, अरे भाई अन्नदाता मत करो। आपको खेती करने कौन बोल रहा है? आप मत करो। आपको पकड़ के तो हाथ किसी ने बैठाया नहीं है जो कि आप बैठो और इस काम को करो। आप खुद कर रहे हो कि आपको पता है इसमें प्रॉफिट है। और 1990 से फ्रूटो लेज, पेप्सी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। आलू के साइज कितने होंगे
पेप्सी डिसाइड करती, किसान डिसाइड नहीं करता है। प्रॉफिट हो रहा तभी किसानियत हो रही है ना। वही कृषि कानून लेके सरकार आई थी कि आप चाहें तो कंपनियां डायरेक्ट किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और कॉन्ट्रैक्ट में अपने हिसाब से चीजें करवाएंगी और उसका सामान जो भी उपज होगा उसको खरीद लेंगी। उसमें भी इनको समस्या थी। मान लीजिए कोई 2-3 क्लॉजेस में समस्या थी, उसको बैठ के हल करके निकाला जा सकता था। लेकिन रिफॉर्म, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म आना चाहिए था, वो नहीं आया। पहले जो समय 65 65 60 की दशक की बात करेंगे, देखिए हमारे यहाँ हरित क्रांति की बात की जाती है, तो एमएसपी का मुद्दा क्या था कि आप खेती कीजिए, जो भी उपज होगी, क्योंकि हमें गेहूं भी आयात करना पड़ता था यूएस से और उसके बदले लोन मिलता था, हमें एक तरह से लोन में गेहूं मिलता था। तो आयात करने सरकार ने बोला ठीक है भाई आप करिए, मैं आपको इतना मूल्य दूंगा। कोई इस तरह से एमएसपी का फॉर्म हुआ था। इसका मतलब नहीं था कि सरकार ही सारा चीज खरीदेगी। भाई सरकार सारा चीज खरीद लेगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो इनकी मांगों में ही इतना विरोधाभास है। अलग अलग नेता अलग अलग बात करती हैं। तो कई नेता ऐसे हैं, इनको यही नहीं पता है कि वीट के प्राइस एमएसपी पे 2014 में क्या थे और आज के क्या हैं। मेरे सुबह की डिबेट में मैं कहीं बैठा था, एक बहुत बड़े नेता है, किसान नेता, बोलने लगे 2075 रुपए का। हमने कहा आप कैसे किसान होना तो आत्महत्या कर लेना चाहिए तुरंत। आज का रेट है 2275 रुपए और आपको अपना रेट नहीं पता, बोलते अब किसान नेता। अरे सब भ्रम फैला रखे हैं। जितने भी किसान नेता हैं सिवाय दलाली के देश में और कुछ नहीं कर रहे हैं। टोल की दलाली, नोएडा अथॉरिटी की दलाली, किसी और की दलाली, इनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई 4 सूत्री कार्यक्रम है, आप लेके सरकार के पास जाओ, बैठो, चर्चा करो, उस पर मनवाओ। किसान आयोग की अगर हम चर्चा करते हैं तो किसान आयोग बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया सकता? C2 + 50% जो फॉर्मूला है अंजू जी, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो। आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बार बार चर्चा होती है। 2006 में ये रिपोर्ट आ गई थी। उस वक्त की यूपीए सरकार ने तो उसको हाथ नहीं लगाया। तो इतने सालों के बाद राहुल गांधी ये राग क्यों अलाप रहे संजय जी? अब जाकर के हम आए तो हम तो सारी की सारी रिपोर्ट लागू कर देंगे, क्या देखिए संभव है? राहुल गांधी की विवेक पे अगर हम सोचते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, तो हम विवेकहीन हो जाएंगे। उनको तो ये नहीं पता है कि वो आलू क्या होता है, प्याज क्या होता है, स्टोव क्या होता है, कोयला क्या होता है। स्टोव पे कोयला रख करके चाय बनाते, तो उनके विवेक पे हम प्रश्न चिन्ह, तो मतलब प्रश्न उठाना ही अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देने से बात हो जाती है। देखिए कभी भी पॉसिबल नहीं था। 2010 में कमीशन लेके एके थॉमस साहब थे शायद उसमें मंत्री एग्रीकल्चर के या फूड प्रोसेसिंग के, उन्होंने साफ मना कर दिया। 2010 की बात इन्होंने मना कर दिया था, ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक चीज फार्मूले को अपना लिया। छोटी सी बात और बताते हैं, 2013 में 27,000 करोड़ का बजट था एग्रीकल्चर का। आज का बजट कितना है? 1,25,000 करोड़ रुपए। आप देखिए कितना चेंजेस हुए। अगर रिफॉर्म नहीं चाहती सरकार की इच्छा नहीं होती तो इतना बजट नहीं करती। हम तो कहते हैं 50 साल में, तो मतलब आज से 10 साल मेहनत कर दीजिए तो 65 साल में सिर्फ 27,000 करोड़ का था, आज 1,25,000 करोड़ का हो गया। तो ये जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, इनसे पूछना चाहिए कि भाई ये बताओ कि तुमको क्या नहीं मिल रहा है। आप बोलिए कि सब कुछ आपको ही दे दे, आंदोलन देवियों को दे दे, एजुकेशन पे काम ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ना हो, रोजगार पे काम ना हो, अस्पताल पे काम ना हो, मतलब डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उस पे काम ना हो, नारी विकास पे काम ना हो, देश विकास पे काम ना हो, इंडस्ट्री पे काम ना हो, सिर्फ आपके लिए काम हो। आप लोग वो बोलते भी हैं आपके भाई, लिए, पंजाब के किसानों के लिए हो, पूरे देश के किसानों की तो बात ही नहीं हो रही है मुझे लगता है यहाँ। हाँ हाँ। अब अंजू जी एक चीज छोटा सा और एक बताना चाहता हूँ, जो बड़ा मतलब छोटी छोटी बातें हैं, जो अगर आप इसको कड़ी दर कड़ी जोड़ते जाएंगे तो ऐसा लगता है कहीं ना कि ये भ्रमित करने वाले आंकड़े देते हैं और भ्रमित कर रहे हैं। 90 मिलियन पूरे देश में फैमिली है या किसानियत कह लीजिए, किसान से जुड़े लोग हैं, उसमें सिर्फ 1% पंजाब के हैं। 89 मतलब 1% अगर माइनस कर दीजिए तो 90 का 90.90 हो गया। बाकी लोग क्यों? हम कहते हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, पोएट्री फार्मिंग कर रहे हैं, अंडा का कारोबार कर रहे हैं, या दूसरे सूरजमुखी का काम कर रहे हैं, या कुछ और काम कर रहे हैं, वो क्या फार्मर नहीं है? उनको एमएसपी पे खरीदारी नहीं होनी चाहिए क्या? वो वंचित क्यों रहना चाहिए? अगर आप अधिकार की बात करती हो तो जो भी एग्रीकल्चर से जो पैदावार करता है, किसी भी तरह का पैदावार करता है, उसको एक तरह से गारंटी होनी चाहिए। लेकिन हर चीज की गारंटी क्यों होनी चाहिए? आप ये बता दीजिए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं और मैं कुछ आम काम कर रहा हूं, मैं सरकार मेरे लिए क्यों पेंशन देगी? हमारा काम है अपने आप को स्वजन करना, अपने रोजगार को बढ़ाना, अपनी कमाई को बढ़ाना, अपने परिवार की देखभाल करना और अपने बुढ़ापे का भी ख्याल रखना। ये हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व नहीं है। अब ये बोले 60 साल के ऊपर मुझे 10,000 का पेंशन चाहिए, ऐसे हर आदमी पेंशन मांगने लगे तो देश में सरकार सिर्फ पेंशन ही देती रहेगी।
आप सोच सकती हैं कि जो रक्षा बजट है वो बढ़ के 6 लाख करोड़ हो गया, अभी तक 6 लाख करोड़ हुआ रक्षा बजट। अब ये चाहते हैं कि इनका बजट हो जाए 20,000 करोड़ रुपए। कैसे कैसे हो जाएगा? कितनी एक अव्यवहारिक लॉजिकली बातें कर डिस्कशन रहे हो। हैं ना ये लोग, कितनी अव्यवहारिक बातें हैं ये मांगे जो है, मतलब ये सिरे चढ़ ही नहीं सकती। तो इसी से तो लगता है ना संजय जी कि इनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है। इनको कोई सरकार से ये उम्मीद नहीं कि इन मांगों पर सरकार मान जाएगी। इनको भी पता है कि ये मांगे माने नहीं जा सकती, इसीलिए इन्होंने ये मांगे रखी हैं। इसीलिए सिर्फ हंगामा करने के मकसद से ये दिल्ली कूच करना चाहते हैं। जी, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था, नियत और नियति, इनकी हम्म। नियत और नियति है ही नहीं। अगर ये नियत और नियति इस किसानियों के लिए होती, किसानियत के लिए होती, किसान भाइयों के लिए होती, तो भाई सब लोग, हम सब जुड़ जाते। कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड भी किसान गांव से है। हमारे बिल्कुल। आज भी खेती होती है, हमारे पिताजी आज भी खेती करते हैं रिटायरमेंट के बाद। इसका मतलब नहीं कि हम ट्रैक्टर और कुल्हाड़ वो हल लेकर के रोड पे आकर के हल चलाने लगे। भाई हल की जगह हल है, जहां पे जो हल चलाने वाला उसको खेत में किया जाएगा, दिमाग का हल कार्यालय में बैठ के किया जाएगा। तो वो सब चीजें देखिए, जब हम चर्चा करते हैं कि इनकी इनकी विचारधारा, तो इनके देखिए विचारधारा में प्रश्न एक और था कि जो पीलीभीत में घटना हुई थी, सारे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सरकार को मुआवजा देने, सरकार ने मुआवजा दिया। अब उन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया, कानून के अंतर्गत है, इसमें सरकार का प्रेरोगेटिव क्या आता? मतलब कूल जलूल सारी बातें इनको करना है, जिसका मतलब इससे नहीं है। WTO में इंडिया गवर्नमेंट कैसे काम करेगी वो किसान सिखाएंगे। अरे सच भाई, कहा। आपका जो काम है वो करिए ना। इंटरनेशनल मैटर सरकार का काम है, सरकार कैसे हैंडल करती, किससे डील करती, किससे डील नहीं करती। आपके पास कोई अच्छा सुझाव हो जिससे देश का विकास हो सकता है, देश की इमेज पे बढ़ोतरी हो सकती हो, तो प्लीज आपका वेलकम है। लेकिन WTO कैसे काम करेगा, सरकार कैसे काम करेगी, वो किसान डिसाइड करेगा। अरे अब इतने ही बुद्धिजीवी हो चुके हो तो आओ किसान, 3 किसान को नाम क्यों नहीं दे रहे? किसान नेताओं का नाम दे देते, वो बुद्धिजीवी किसान जो कथाकथित इनके जो लीडर होते बैठ के चर्चा करते। अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। ये रोज इनका, ये पूरा प्लानिंग के तहत की गई है। आपको 2-3 चीजें हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट में दिसंबर से चल रही थी, और आम आदमी पार्टी का आपको पता ही है कि खालिस्तानियों से कैसा उनका गठजोड़ और रिश्ता। प्रेम है। और सारे स्टेटमेंट देख लीजिए, हम बोलते हैं हमारी बात ना माने, आपकी बात ना माने, किसी की बात ना माने। जो वहां पे ऑन रिपोर्टर कर रहा, वो तो बेचारा झूठ नहीं बोल रहा, तो लाइव दिखा रहा। उनसे पूछा गया आप क्यों जा रहे हो? हमें खालिस्तान चाहिए, अलग राष्ट्र बनाना अपना। अब बताइए, आप किसान की बात कर रहे हो, खालिस्तान की बात कर रहे हो? नंबर 2, अब नेताओं से पूछो तो मोदी की छवि बहुत बढ़ गई है, उसको कम करना है। भाई अब मोदी की छवि से आपको क्या करना है? आपका काम है किसानियत करना, आपका काम है फसल उगाना। नहीं उगा पा रहे हो तो बताओ क्या करना है? वो भी नहीं करना। आपको सिर्फ अनरेस्ट फैलाना, देश में अराजकता का माहौल बनाना है, ये इनका मकसद था, आज से नहीं। ये 1.5-2 साल पहले से पता चल गया था कि मकसद ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस वाइज है चीज। चाहे वो मणिपुर का हादसा ले लीजिए, चाहे वो किसान आंदोलन लीजिए, सब चीजें स्क्रिप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ओपोनेंट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैं तो बड़ा छोटी सी बात बोलता हूँ, राहुल गांधी साहब मंच पे खड़े होके कुछ भी बोल दे रहे हैं। कर्नाटका में इनकी गवर्नमेंट है, भैया फिर प्लीज इंप्लीमेंट करो C2+50%। हिमाचल में तुम्हारी गवर्नमेंट है, प्लीज इंप्लीमेंट करो C2+50%। भैया हमने आपके हाथ पकड़े हैं या मोदी जी ने हाथ पकड़ खींच लिया पीछे से? ऐसा तो कुछ किया नहीं है। तो ये सब बहानेबाजी, और राहुल गांधी की विवेक पे क्या बोल ही नहीं है। उनके अपने नेता उनकी बात नहीं सुनते हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे गहलोत साहब हो। तो उनकी बात जनता क्या सुनेगी? उनको तो कुछ समझ में नहीं आता कि कोयला क्या होता है, गैस स्टोव क्या होता है, गैस कैसे जलती है, क्या चीजें कैसे बनती है, चाय कैसे उबलती, चाय पत्ती में दूध डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है, इनको कुछ नहीं पता। तो उन पे हम चर्चा ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, अगर उनको इतनी ही किसान नेताओं से, किसानों से हमदर्दी है, तो प्लीज मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने स्टेट में C2+50% इंप्लीमेंट कर दे। मोदी जी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, हम तो कहेंगे मोदी जी के लिए एक मॉडल बनाए, मोदी जी के लिए चुनौती बने कि भैया देखो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, आप भी इंप्लीमेंट करके दिखाओ। लेकिन वो नहीं कर सकते इसे। संजय जी, आपको क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली,
तो असम में बहुत ज्यादा वहां पर हंगामा करने की कोशिश उन्होंने की, क्योंकि वो उसका रूट ही ऐसा था, ऐसे इलाकों से होकर ही वो यात्रा गुजर रही थी जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं या बांग्लादेशी घुसपैठे रहते हैं, लेकिन वहां पर ये ऐसा काम नहीं कर पाए। हालांकि राहुल ने तब भी स्टेटमेंट दी थी कि अगर जितना रुकावटें आएंगी उतना हमको फायदा होगा। बंगाल गए, बिहार गए, आज वो यूपी में भी एंटर कर रहे हैं। जगह जगह उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, और 2024 से पहले हम सब ये मानकर चल रहे हैं कि ये मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह के हंगामे करेंगे, इस तरह की टूल किट लेकर आएंगे। अभी मणिपुर में आप देखिए किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, वहां पर कुकी समुदाय के लोग क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से ललकार रहे हैं सुरक्षा बलों को। तो ये सब कुछ आपको लगता है कि एक सोची समझी ऐसी साजिश है जो एंटी मोदी, एंटी इंडिया, बाहर से भी जिसको फंड हो रहा है? बिल्कुल अंजू जी, आपने सही कहा कि ये फंडेड बाय सोरोस है। और आपको मणिपुर से आपने स्टार्ट किया, तो मैं थोड़ा मणिपुर पे आपको बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मणिपुर का जो हादसा और आज से नहीं हो रहा है, ये एक तरह से ड्रग्स रैकेट है जो गोल्डन ट्रायंगल की तरह है, जिसमें 10 किलोमीटर इधर इंडिया में, 10 किलोमीटर म्यांमार में आदमी निर्भीक कहीं भी जा सकता है, उसमें प्रश्न नहीं। तो वहां पे बहुत सारी खेती, 10 किलोमीटर नॉट मीटर, 10 किलोमीटर, उस पर बहुत ज्यादा ड्रग्स की खेती होती थी। कंबोडिया जो एक कंट्री है, वो काफी जो वहाँ के ड्रग माफिया का नंबर 1 माना जाता है, वहां से रूल होता था। जब कंबोडिया में क्राइसिस हुआ तो सोरोस ने पैसा दिया था, और एक शर्त पे दिया था कि मैं सब कुछ चलाऊंगा अपने हिसाब से। उसी सोरोस ने एक कमेटी, एनजीओ बनाया हुआ है, और उस एनजीओ की उपाध्यक्षा हमारी देश की राजमाता सोनिया गांधी है। इस 1995 में बना था, जून या मई में, मुझे महीना नहीं याद आ रहा, 1995 में बना था वो, उस कमेटी का। उस कमेटी के सोरस का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसने 2018 में स्टेटमेंट दिया था श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका में कैसे क्राइसिस हुई कुछ एक साल पहले, जब मणिपुर गवर्नमेंट ने ड्रग रैकेट पे जब अपना अटैक किया या एक तरह से कार्रवाई की, तो उसके बाद भी उसका स्टेटमेंट आया। तो उसके बाद उसने जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया कि पूरा मणिपुर जलेगा। देखिए, मणिपुर जल रहा है, कुकीज लोगों को कहाँ से हथियार आ रहे हैं, कौन दे रहा है इनको हथियार? भाई ये बताइए, 40% तो आप हो, 40 भी नहीं, आई थिंक 35-38% है। आप 60% जमीन पे रह रहे हो, जो 60% तो 10% पे रह रहे हैं। और जो भी आदेश दिया गया था एससी कैटेगरी में, सॉरी एसटी कैटेगरी में लाने को, कोर्ट का आदेश था, कोई सरकार का आदेश नहीं था। उसमें इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत था? और राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी सब देखिए, देश का जो प्रथम राज है, जहां से चालू होता है, जहां से जिसकी सूरज की रोशनी जो सबसे पहले जिस राज्य में पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन वहां से राहुल गांधी ने स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मालूम है राहुल अरुणाचल पे कहीं ना कहीं जो उनके जो चहचहाते हैं चाइना के, उसका वो अपना क्लेम करती है, तो वहां से उसको बुरा लग जाएगा। और जहां जहां इनके जो इरादे तो छोड़ दीजिए, इनके कदम भी इतने नापाक हैं। इरादे तो इंसान के गंदे होते ही हैं, नापाक होते ही हैं, कदम भी इतने नापाक है। जहां जहां पढ़ते गए, वहां का इनका जो गठबंधन था टूटता गया। भाई, बंगाल में गए, ममता बनर्जी चली गई, बिहार में गए, नीतीश बाबू चले गए। अब देखिए झारखंड में गए, भैया एक आदमी जेल में चले गए। उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश जी के लिए क्राइसिस आ गया, अखिलेश जी खुद ही परेशान चल रहे, पार्टी न टूट जाए। तो ऐसे नापाक इरादे हैं इनके कि अगर जहां जाएंगे वहीं हल्ला मचाएंगे, वही विघटन कर देंगे। इनका अपना कुछ नहीं है, सर लेकिन दूसरों अपनी के लिए पार्टी, सर इनकी अपनी पार्टी का हाल देख लो ना। जिस दिन से शुरू हुई थी न्याय यात्रा, मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चव्हाण चले गए, देखो जी। कैसे कैसे अपने नेता जा रहे हैं। महाराष्ट्र तो खाली हो चुका। अब अशोक चव्हाण, समझ लीजिए उनके पिताजी शंकर राव चव्हाण साहब पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, और कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। ऐसा मतलब, हम और आप एक एक जनरेशन हो सकती है, लेकिन ये तो जनरेशन से ही कांग्रेसी हैं। वो आदमी अस पार्टी से क्षुब्ध होकर के अगर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ठेस पहुंची होगी। मिलिंद देवरा साहब, उनके पिताजी कांग्रेसी रहे हैं, वो छोड़ के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्षुब्ध होंगे। बाबा सिद्दीकी, जो बहुत बड़े पुराने, मैं तो बॉम्बे में पढ़ा हूँ, तो बाबा सिद्दीकी बैंड्रा से चुनाव लड़ते थे, वो छोड़ के चले गए, तो कहीं ना कहीं क्षुब्ध तो हुए होंगे। कोई नहीं, कोई समस्या है इस पार्टी में। समस्या क्या है? एक होती है कि डूबता हुआ नाव हम कहते हैं, या डूबती हुई नैया है, उसमें छेद हो गया तो 10-12 किलोमीटर या कुछ दूर जाके डूब जाएगी। ये डूबती नहीं है, जंग खाई हुई नाव है, जिसमें लोगों को लग रहा है चल रही है, लेकिन इनकी नैया ही नहीं पार लगी, वो चलेगी कहां से? जंग खा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी डूबी नहीं है, जंग खाई हुई ना हो, जो चल ही नहीं सकती कभी। उसके सिरमौर हैं जो जंग खाए हुए मनुष्य हैं। तो मैं तो बार बार बोलता हूं, जिसके पास विवेक ना हो, जिसकी सोच ना हो, उसको नेतृत्व दे के क्या फायदा? देखिए, दोनों माँ बेटे उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। उत्तर प्रदेश इनकी जननी थी,
रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, इनकी जननी थी, इनके पूर्वजों की जननी थी। जब से देश आजाद हुआ तब से कोई ना कोई परिवार का सदस्य वहां से लड़ता रहा है, चाहे अमेठी हो, रायबरेली, सुल्तानपुर हो। माँ बेटे दोनों डर के मारे भाग गए। तो बताइए डर तो क्यों है, आप जनता से क्यों डर रहे हो? क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है जो आपके कार्य हैं, जो आपकी सोच है, कहीं ना कहीं जनता तक पहुंच गई है। अब वो जनता आपको नहीं जिता सकती। तो पहले बेटा भागा, अब माँ भागी। अब इनका सहारा राज्यसभा ही है, लोकसभा तो भूल जाए। लोकसभा में अगर 5-50 भी आ जाए तो समझ लीजिए भगवान ने इनके ऊपर कृपा कर दी है, क्योंकि माँ बेटे ही इनके निकल चुके हैं, तो बाकियों क्या होगा। पर यहाँ पर संजय जी एक एंगल और भी है। आप देखो कि जब भारत न्याय यात्रा शुरू की थी राहुल गांधी ने, तब तो कहीं पर भी प्रियंका वाड्रा नजर नहीं आ रही थी, एकदम गायब हो गई थी। लेकिन जैसे ही मां ने रायबरेली की सीट छोड़ी, राज्यसभा से नामांकन पर्चा भरा, वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा राहुल की यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुंची हुई हैं। आप समझ रहे हैं परिवार के अंदर जो कलह चल रही थी ना, क्योंकि खबरें तो ये आ रही कि रायबरेली से अब प्रियंका को उतारा जाएगा। मां ने चिट्ठी भी लिख दी एक भावुक सी वहां के लोगों को कि मेरे परिवार को बचा लो। तो मुझे लगता है कि वो खेल वहां पर हुआ है इसके सोनिया गांधी के रायबरेली से जाने के बाद। देखिए खेला तो हुआ है। जहां तक माँ की चिट्ठी की बात है, जो माँ इंग्लिश में जो चिट्ठी लिखी रहती है उसको हिंदी में पढ़ती हैं। इतने साल हो गए इस देश में, हिंदी ना बोल पाती हैं, ना लिख पाती हैं, ना बिना पढ़े कुछ बोल पाती हैं, तो उनकी चिट्ठी का औचित्य नहीं है। पुत्री चाहती थी इनको राज्यसभा भेजा जाए हिमाचल प्रदेश से, ये आपको हम्म, बता रहे हैं। लेकिन वहां पे भी खेला कर दिए। कांग्रेसी आजकल बड़े समझदार हो चुके हैं, इनके परिवार के साथ ही खेला कर रहे हैं। इन्होंने अपना घर तो ले रखा है, छुट्टी मनाने माँ बेटे बिटिया सब वहां चले जाते हैं। वहां तो पे फिर मनु सिंघवी जी को वहां से टिकट दे दिया गया है। तो इनके पास अब खुशी मनाना या दिखाना, जो भी कह लीजिए आप, मनाना या दिखाना का ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ चुनाव लड़ सकती है। मुझे भी डाउट है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि चुनाव लड़ते और हारते ही आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे भी खत्म हो गई थी, और ये चुनाव लड़ दी और हार गई तो बची खुची जो इज्जत है परिवार की, वो भी चली जाएगी। और परिवार में नो डाउट मां नहीं चाहती बेटी आए, और उसका कारण है कि रॉबर्ट वाड्रा उनको रूल करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा अपना दिमाग लगाएंगे, कहीं ना कहीं वो वाड्रा फैमिली आगे हो जाएगी। जो ये नकली गांधी और माँ बेटे का जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो ये सोनिया जी तो नहीं चाहती हैं इस प्रियंका आए, लेकिन प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा साहब लगे हुए हैं कोशिश में कि किसी तरह कमान इनके हाथ में आ जाए भाई से, तो इनकी नैया पार हो जाए। पर अभी संजय जी आपको क्या लग रहा है ये जो आंदोलन है किसानों का, इसको हम मानकर चले सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है? कहीं सरकार कुछ ना कुछ इनकी मांगे मान लेगी, क्योंकि बातचीत का सिलसिला अभी चल तो रही है। देखिए सरकार, बहुत सारी जेन्युइन बातें हैं जिसको माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि बिजली का बिल है, या मान लीजिए उनके मुआवजे देने हैं, बिल्कुल मानने वाली बात है। अब हम बोलते हैं कृषि कानून बनाना, ये भी माना जा सकता है कि हाँ सरकार मेरी आएगी तो हम कृषि को एमएसपी को एक कानूनी रूप दे देंगे। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं रूप तो दीजिए, आप खरीदारी भी कीजिए, तो मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए बड़ा फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत सी चीजें देखनी पड़ेगी। तीसरी पेंशन वाली है, शायद हमें नहीं लगता उस पर मानेगी। WTO हो, उस पर हमें नहीं लगता कि कोई मानेगा। तो बहुत सारे पेच हैं, लेकिन इनका जो सारी चीजों आप डिबेट देखें या डिस्कशन देखें, ये सब बातें नहीं बताते हैं। ये सिर्फ एमएसपी बताते हैं, लेकिन ये सारे 10 सूत्री कार्यक्रम हैं जो लेके बैठे हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि ये भी इंप्लीमेंट हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है किसी भी सरकार के लिए करना। और नो डाउट सरकार अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इंप्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि आपको पता लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 45 दिन बचे हैं। आचार संहिता लग जाएगी 45 से 35 दिन के बिल्कुल। अंदर। आचार संहिता लगने के बाद सरकार पंगु हो जाती है। नई सरकार बनेगी तो विचार करेगी, लेकिन उस पर भी देखना पड़ेगा कितने का बजट है, कितने खर्चा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमारे बोल देने से या किसानों के बोल देने से मुझे ये चाहिए, वैसे हर आदमी, हर वर्ग का, हर जो सेक्टर है उस पर अगर वो करता रहेगा तो कैसे देश देश चलेगा। बड़ा मुश्किल है, ये इन लोग को समझना चाहिए। और सरकार को हमें लगता है सख्ती से एक मैसेजिंग देने की जरूरत है कि ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। जनता सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, और जनता का पूर्ण विश्वास मोदी पे है। ऐसे कथाकथित किसान नेताओं से हमें नहीं लगता मोदी जी को किसी तरह से घबराने की जरूरत है, और ना ही सरकार को डरने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी जिस तरह की बातें वो डल्लेवाल कर रहे थे कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर के बाद बहुत ऊपर चला गया, उसको नीचे लाने की जरूरत है, समय बहुत कम है। ये सारे बयानबाजी जो पब्लिक डोमेन में आ चुके सोशल मीडिया के जरिए संजय जी, उससे वैसे ही इस पूरे आंदोलन की पोल पट्टी खुल गई है।
सबको समझ में आ गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की छवि को खराब करने के मकसद से ही सड़कों पर उतरे हुए, इसके अलावा इनको कुछ और करना धरना नहीं है। और 2024 आ रहे हैं, तो अभी तो ये शुरुआत, हमें लगता है आने वाले 1.5-2 महीने में हमें और इस तरह के टूल किट देखने को मिलेंगे। लेकिन लोग समझ रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और मोदी जी का ग्राफ तो लगातार ऊपर बढ़ रहा है, उस तक पहुंच पाना किसी के बस की बात नहीं आज की तारीख में। आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी बड़े सरल शब्दों में मेरे दर्शकों को समझाई संजय जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक भारत यू, माता की जय नमस्कार। हो। वंदे मातरम।